नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अराजक हो गई हैं। जब वो इलेक्शन कमीशन के मनाही के बावजूद धरने पर बैठी थी तो ऐसा लग रहा था शुरू में कि उनका ये धरना कभी ना खत्म होने वाला है, लेकिन वो बीच में ही उठ गई। इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी के अंदर अब दम बिल्कुल भी नहीं है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी जब धरने पर बैठी, हालांकि उनके साथ कोई भी टीएमसी नेता वगैरह कोई नहीं था, लेकिन वो अपनी चित्रकारी कर रही थी और इस तरीके से दिखा रही थी कि वो बहुत ही देर तक ये धरना चलाने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये ममता बनर्जी का चौथा या पांचवा नाटक है जी, जो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। अब आप देखिए कि पहले पैर तोड़वाने का नाटक किया कि भाई मार दिया, हमको मार दिया, ये फ्लॉप हो गया जी। जो सिंपैथी वेव क्रिएट करना चाह रही थी वो सिंपैथी वेव क्रिएट नहीं हुआ। अभी 10 दिन में बंगाल में था, लोग खुश हो रहे थे, लोग खुश हो रहे थे कि उनके पैर में चोट आई है, ये अमानवीय है। लेकिन 10 साल जिस तरह का कोहराम इस टीएमसी की सरकार ने वहां मचाई है, जिस तरह की खुलेआम गुंडागर्दी है, लोग जिस हिसाब से त्रस्त हैं, उसको देख करके लोगों के मन में ममता बनर्जी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं जाग रही है। और यही ममता बनर्जी की पतन का सबसे बड़ा कारण है कि कभी ये ममता बनर्जी बंगालियों के दिलों पर राज करती थी, आज उसी दिल की जो है सबसे बड़ी वो दर्द बनकर के उभरी है। मैं तो कई सारे लोगों से मिला, लोग कहते थे कि मैं पिछली बार जब से ममता बनर्जी आई है तब से मैं टीएमसी के साथ रहा हूं, टीएमसी का मैं प्रचार करता था, लेकिन अब नहीं जी। तो वो ड्रामा, वो सिंपैथी खत्म हुआ, वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने दूसरा तमाशा किया था नंदीग्राम में कि हमारे लोगों को वोट करने नहीं दिया जा रहा। वो 2 घंटे बैठी रह गई। क्यों बैठी रह गई? जैसे पिछली बार भी जब जो पैर में चोट लगा था, प्रशांत किशोर और ये वो पूरा फोटो वगैरह डाल वाल करके लोगों ने पूरा वायरल करवाया ताकि लोग हुजूम पहुंच सके कि हॉस्पिटल के बाहर, जैसे फिल्मों में कोई हीरो हॉस्पिटल के अंदर होता है, बाहर जनता खड़ी हो जाती है, वैसा नहीं हुआ, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो आते भी हैं वो कार्यकर्ता होते हैं, वो सिंडिकेट के गैंग के लोग होते हैं, जो लोगों को डरा धमका करके पैसे इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, वही टीएमसी के साथ है आज। तो हॉस्पिटल के बाहर भीड़ नहीं लगा, मजमा नहीं लगा। उसी तरीके से कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरह की अफवाहें, झूठी बातें। क्या नतीजा निकला? कहीं कोई सिंपैथी नहीं, कहीं कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई कि भाई कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि 24/7 हर चीज का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो पोलिंग बंद हो जाएगी। इस तरह के आदेश हैं, किस तरह का बवाल इन लोगों ने मचा रखा है। ये चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। ये डेमोक्रेसी है। ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति को गर्त में धकेल दिया है। ऐसा लग रहा है कोई अफगानिस्तान का कोई इलाका है। आदमी जा नहीं सकता, आदमी ठीक से बोल नहीं सकता, कुछ कुछ इलाकों में पुलिस वाले नहीं जा सकते, मीडिया नहीं जा सकती। डर और खौफ का माहौल बना करके रखा हुआ है। तो वो ड्रामा भी फेल हो गया। फिर इन्होंने ड्रामा किया ये कि भाई मेरे खिलाफ सारा कुछ जो है मेरे खिलाफ चल रहा है। अरे भाई, आप मुसलमानों से सीधे सीधे अपील करोगे? हाथ जोड़ के देखिए ये किस राजनीति क्या से क्या आदमी को बना देता है। हाथ जोड़ के आप करें कि मुस्लिम भाई बहनों को कि भाई आप अपना वोट बंटवारा मत करना, सब हमको देना, तो इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेगा। आप ये कहोगे कि भाई सीआरपीएफ वाला कोई आए तो उसको ये कर देना। बेशर्मी की हद देखिए। 4 दिन पहले
20 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए। और ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को अपने रैली में ये कह रही है कि सीआरपीएफ वाले मोलेस्ट कर रहे हैं लड़कियों के साथ। ये इस घटिया स्तर पर राजनीति होगी कि जो लोग वो वहां पे क्या कर रहे हैं, क्यों मार खा रहे हैं, क्यों गोलियां खा रहे हैं? वो तो देश की सेवा करने के लिए जुटे हुए हैं। उनको क्या लेना देना है बंगाल से? क्या लेना देना है कि टीएमसी आए या बीजेपी आए? फिर भी वो वहां पे मार खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, हर तरह की गालियां सुन रहे हैं। और आप ये कह दोगे, आरोप लगा दोगे बिना किसी तथ्य के कि लड़कियों के खिलाफ मोलेस्टेशन हो रहा है, ये सीआरपीएफ वाले कर रहे हैं। तो ईसीआई ने गलत फैसला लिया। 24 घंटे का उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना एक गलत फैसला है। वो जो 4-5 लोग वहां जो मौतें हो रही हैं, वहां जो हिंसा भड़क रही है, उसके लिए एफआईआर दर्ज करना चाहिए। ये मस्ट बी सेंट टू जेल। ममता बनर्जी जैसे लीडर को भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए खतरा है। उसकी भाषा देखिए। आप इस तरह से आर्मी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, इस तरह से आप किसी के ऊपर आप इस तरह का आरोप लगा देंगे बिना किसी तथ्य के। मैं तो ढूंढ रहा था कोई मीडिया रिपोर्ट हो, कहीं कुछ हो कि सीआरपी वाले रेप कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो डरा हुआ खुद है कि भाई आप सही एक्शन नहीं लेते। आपने एक्शन ले लिया किसके ऊपर? दिलीप घोष के ऊपर। कितने घंटे का? 24 घंटे का ममता को, 24 घंटे का उसको। किस बात के लिए? उसने सिर्फ यही कहा कि सीआरपीएफ के ऊपर हमला करोगे, उसके बंदूकों को अगर आप छीनोगे, उसको घेरोगे, उसको मारोगे, तो वही होगा जो वहां हुआ है। तो आपने कह दिया कि भाई थ्रेटनिंग है। ये खेला होबे ये जो करते रहती है, खेला होबे से बड़ा थ्रेट कुछ है। तो ये ड्रामा इन्होंने कर दिया। तो ये लगा कि भाई चलो भाई इतना करते हैं, हमको 24 घंटे का हम विक्टिम कार्ड फट से निकाला इन लोगों ने। ये आदत है ना ये सेकुलर दुकान चलाने वाले लोगों की। रॉन्ग फुट पे पकड़ जाएंगे तो विक्टिम कार्ड निकाल के खड़े हो जाएंगे। मैं एक महिला हूं, मैं टीएमसी वाले के ऊपर जो है आमिर शाह के कहने के ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है, ये प्रशांत किशोर और उसके चमचे ये सब स्टार्ट कर दिए। ब्लैक डे डेमोक्रेसी। अरे भाई ब्लैक तो तुम्हारा चेहरा हो गया है। ये डेमोक्रेसी के लिए ये लोग उसके कालिक हैं। ये डेरेक ओब्रायन जैसे लोग, ये प्रशांत किशोर जैसे लोग, ये ममता बनर्जी जैसे लोग जो ब्रेजन तरीके से वॉयलेंस को जो है, मैं तो रह करके आया हूं, मैं तो देख रहा हूं वहां पे जी। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई चलो ड्रामा करते हैं। आप महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे जो है बैठ गई तो इनको लगा। और देखिए आप वीडियो को ध्यान से, वो बीच में एकदम एक शहीद की तरह जो है वो बैठी कि हम पेंटिंग करेंगे, हम ये करेंगे। भगवान कुछ और दिया होता, वहाँ पे कैशो वगैरह लगा करके वहाँ पे वो गाना वाना भी बजाती है, तो गाना वाना गाती तो कम से कम वो इंटरटेनमेंट भी होता। वो पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने पेंट कर दिया। और ये पेंटिंग भी यही काम करते रहती है। ये पेंटिंग जो है आप करोड़ों में बेच दोगे, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का जो है नया तरीका है ये सब। तो खैर वो अलग कहानी है। तो वहां पे इनको ये था कि भाई ममता बनर्जी के साथ अन्याय हुआ है, कलकत्ता से हुजूम उतर पड़ेगा, एक नया बवाल खड़ा कर देंगे, मीडिया दिखाता रहेगा, इतना ज्यादा कुछ होगा कि हम बिल्कुल इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। कल बहुत सारे लोग टेलीविजन चैनल पर डिबेट में बोल रहे थे, मैं देख रहा था कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि धरना करेंगे, उसको तो बिल्कुल ही वो नया अपॉर्चुनिटी, नया ड्रामा कर देंगी। अरे भाई ये सब कौन कर सकता है जिसके साथ सिंपैथी हो पब्लिक की नजरों में वो गिर गई है। लोगों ने ममता बनर्जी को लीडर मानने से मना कर दिया है, इसलिए आज भीड़ नहीं आई। और जब भीड़ नहीं आई तो दूसरा कार्रवाई हो गया है कि जब तक ये ड्रामा को पका सकती, उसको जो है उसका खिचड़ी बना सकती,
तब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से आदेश आ गया कि भाई दिलीप घोष को भी 24 घंटा, राहुल सिन्हा को 48 घंटा, शुभेंदु अधिकारी को चेतावनी, तो आपने सबको कर दिया। तो ये सब के सब जो है प्रॉपर जो है पूरी तरीके से ये एक्सपोज हो गई। लोग आए नहीं, दलील खत्म हो गई, क्योंकि तब तो ये तो क्या दलील था कि इलेक्शन कमीशन पार्शियलिटी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। अब उधर भी बीजेपी वाले के खिलाफ भी एक्शन हो गया और इधर पब्लिक आई भी नहीं, तो आपका क्या हो गया ड्रामा, वो फ्लॉप शो में बदल गया। इसलिए आपने जो कहा कि बीच में उठ-पुट के भाग गई, वो इसलिए उठ-पुट के भाग गई क्योंकि यही होना था। ये नेता इस तरह की चीज़ों को तभी कन्वर्ट कर सकता है जब तक उसके साथ पब्लिक हो। पब्लिक ही नहीं है तो फिर आप कैसे क्या करेंगे। ओरिजिनल प्लान इनका ये था कि 8 बजे तक की पाबंदी थी, तो ये 6 बजे तक वहाँ पर रहती, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर दूर पास में एक शहर है बारासात में वो वहाँ पे जाती, एक रैली को संबोधित करती। वो 8 बजे का टाइम दिया हुआ था और इधर 6 बजे से निकलती, 2 घंटा लगता, वहाँ जाकर के वो भाषण देती और इलेक्शन कमीशन और मोदी और इसके खिलाफ, खैर वो ठीक है अपना वो करती, लेकिन पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं मिला, टेलीविजन पे वो नजर नहीं आ रही थी, तो उनको लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। सोशल मीडिया पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर वो उठ के भाग गई। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा था कि चोट को लेकर जो नौटंकी ममता ने की, उसका फायदा होने की बजाय उन्हें नुकसान ही हुआ है, तो अब भी इस तरह के ड्रामे कर रही है ममता? देखिए, वो विक्टिम कार्ड खेलना चाह रही है। इसने कुछ किया ही नहीं बंगाल के लिए। बंगाल में कोई होता ही है ना कि भाई आप कुछ किए हो पिछले 5 साल में जिसके ऊपर आप फक्र कर सकते हो। टेलीविजन डिबेट में दिल्ली वाले को साथ जो है लुटियन गैंग कहने के लिए कि भाई हमने स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड एक अलग बना दिया था, हमने वो कर दिया था, हमने वो कर दिया था, वो वहाँ की जनता तो जान रही है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो आपने अगर कुछ किया हो तब तो उसके आधार पे आप कैंपेन कर सकते हैं। जब आपने कुछ किया ही नहीं, गुंडागर्दी के अलावा आपने कुछ किया ही नहीं, तो आप किस तरह से करेंगे। और आपका जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है वो भी गड़बड़ होता चला जा रहा है। अभी तो इन्होंने चिट्ठी लिख दी थी, अभी देखिए हार का, अभी वहां ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वामपंथी लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी बेशर्मी के साथ चिट्ठी लिख रही है सोनिया गांधी को कि हमारी मदद करो। आप चुनाव से ठीक पहले इन लोगों ने कहा था कि एक महागठबंधन बना लो, बीजेपी मजबूत है ग्राउंड पे। तो ममता बनर्जी बोले कि ये सब हमको बेवकूफ बना रहा है, अब हम तो यहाँ की क्वीन है, कौन हमें रोक लेगा, हम तो लुटवा लेंगे, हमारे गुंडे हर जगह हैं, पुलिस हमारे कार्यकर्ता की तरह काम करेगी, जो ब्यूरोक्रेट्स है, लोअर ब्यूरोक्रेसी है, वो नबन्ना जो उनका सचिवालय है वहां आकर के वो मीटिंग करके बता रहे कि ममता बनर्जी दीदी आपके लिए हम जान दे देंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस से वो भरी हुई थी, तो उनको लगता था कि भाई हम तो चुनाव हारेंगे ही नहीं। तो इन लोग का जो प्रस्ताव आया था कि एक महागठबंधन जिस तरह से बिहार में और जगह पे बनाया गया था, तो उस तरह से बना लिया जाए तो बीजेपी को दूर रखा जा सकता है, तो उस समय तो आपने भगा दिया। तो वहां पे कांग्रेस, वामपंथी और फुरफुरा शरीफ का वो अब्बास सिद्दीकी, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब उनको वहां पे लग रहा है कि मुस्लिम वोट बट रहा है, तो वो चिट्ठी लिख रही है। किसको लिख रही है भाई? समाजवादी पार्टी को लिखा, मायावती को लिखा, लालू यादव को बेटे को लिख रही है, सोनिया गांधी को लिख रही है, शरद पवार को लिख रही है, शिवसेना को। भाई किस लिए? कि सब आकर के हमें मदद करो, जो कुछ मदद हो सकता है वो SOS कॉल है। अब देखिए ये ड्रामा कर रही है। उधर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के जो वहां पे अध्यक्ष है, सीनियर मोस्ट लीडर है, वो कह रही कि ये तो ड्रामा करती है, ड्रामा करने में एक्सपर्ट है ये। जब चोट भी लगाता है तब भी कह रहे थे कि भाई ये ड्रामा कर रही है। वो बात सही है, कई सारे वीडियोज आ रहे हैं, कई सारी चीजें हो रही है। तो ये कहानी है कि चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। तो ममता बनर्जी शी हैज लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसलिए उनको पब्लिक समर्थन नहीं मिल रहा है। ये ठीक वही हाल हुआ है, ये जैसे ये जो टिकैत पिकैत, ये जो ब्लैकमेलिंग गैंग जो है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी के पैसे के ऊपर अब तक जिंदगी इन लोगों ने बिताई है,
कैसे ये किसान आंदोलन फेल हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है इन लोगों की। दलालों के साथ खड़े होंगे तो दलाली साथ में आएंगे, मंडी के दलालों के साथ आप खड़े होकर के आंदोलन करेंगे तो आम किसान थोड़ी आपके साथ आएगा। अभी बीच में मालूम चला, हम लोग तो डिस्कस भी नहीं कर पाए, कोई भारत बंद का ऐलान था 10 तारीख को, पता ही नहीं चला कि भाई भारत बंद में क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये इन लोगों की हालत हो गई। वही हाल वो जो क्रेडिबिलिटी की जो क्राइसिस है ममता बनर्जी की, उसकी वजह से ममता बनर्जी को ये सारे दाव वो उल्टे पड़ रहे हैं। यही इसकी पूरी कहानी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कहते हैं कि दुआ का असर दवा से ज्यादा होता है। इसी तरीके से बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को जो बद्दुआ दी है, तो ऐसे में ममता का विनाश होना तो तय है। जब रात होती है तो उससे पहले उजाला धीरे धीरे छटता है, शाम होती है और उसके बाद अंधेरा पूरे तरीके से छा जाता है। और जैसा कि ममता बनर्जी के पुराने साथियों ने धीरे धीरे करके उनका साथ छोड़ दिया, उसके बाद उनके पैर में चोट लग गई और उसके बाद पीके ने भी उन्हें दगा दे दिया लास्ट मोमेंट पर, तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की रात भी आने वाली है। अब बस इंतजार 2 मई का है, जब पूरे तरीके से अंधेरा हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।